नमस्कार, मैं हूं आशीष। दिव्या जी एस एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास को बिल्कुल स्टार्ट से करने वाले हैं। एक्चुअली देखिए, ये जो बायोलॉजी की जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से जो इंट्रोडक्शन लेवल से हमारा स्टार्ट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से फंसता है। तो आज हम लोग डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और एक एक करके सारे पैराग्राफ को हम लोग ठीक से देखने वाले हैं और यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक से हमारा क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो बायोलॉजी शब्द है, वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है वो दरअसल एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में जो यहाँ का जो वर्ड है बायोलॉजी को दो अलग अलग मीनिंग के साथ लिया गया है। तो ग्रीक में जो बायो वर्ड है उसका मतलब वहाँ पे होता है बायोस, यानी कि इसी को हम बाद में चल के उसको हम बायो के रूप में जानने लगे। और लॉजिस को जो है वो लोगोस कहा जाता है वहाँ पे, जिसका मतलब क्या है, बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन, और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। जब आप जीवन का अध्ययन करते हैं या फिर किसी सजीव चीज का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। देखिए, दरअसल क्या होता है कि किसी भी चीज का जो जो रियल मीनिंग होता है, अब बाद में जो दुनिया वाले लोग जो जानते हैं उनको एक अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, अब वहां के लोग बायो तो बोलते नहीं थे, वहां के लोग बायोस बोलते थे, वहां पे लोग लॉजी को हम लोग लोगोस बोलते थे, और दुनिया वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों को मिला करके बायोलॉजी का नाम दे दिया गया। ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे डिफिनेशन अगर देखें शॉर्ट में, तो स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव चीज है या जितनी भी चीज जो जीवन है, किसी भी चीज में जिसमें जीवन है, उन सभी चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो वो हम लोग देखते हैं किसमें, हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है कि यह शब्द किसने दिया। तो यह शब्द जो है वो किसने दिया, लेमार्क ने दिया, और एक व्यक्ति और हैं, ट्रेविनस। ये अक्सर पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेविनस का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। और ये लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले, यानी कि बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसमें आपने देखना कि ये शब्द लेमार्क और ट्रेविनस का क्या योगदान है उसमें। तो ये जो शब्द है ये किसने दिया आपसे पूछा जाएगा, लेमार्क। और कि दूसरा जो वैज्ञानिक उनका नाम क्या है, टेविनस नाम है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जर्मनी के रहने वाले, ये फ्रांस है। ये हालांकि नहीं पूछेगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, बस ये पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द का जो उत्पत्ति है वो किसने किया। तो लेमार्क और ट्रेविनस आपको अक्सर एमसीक्यू के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो वहां पे आपको याद रहना चाहिए अरस्तु। आपको लग रहा होगा जैसे कोई ऋषि या कोई वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तो है ये, कोई ऋषि महात्मा टाइप के होंगे। दरअसल ये ऋषि कोई महात्मा नहीं है, ये अपने जमाने के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, और इनको अंग्रेजी में ही क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल कहा जाता है। और ये खुद कहाँ के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब फादर ऑफ बायोलॉजी, जब बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति ग्रीस से हो रहा है, यानी कि ग्रीक भाषा का है, तो ग्रीक भाषा कहाँ पे बोली जाती थी, ग्रीस में। ग्रीस हमारा पुराना एक देश हुआ करता था। पुराना नाम, हालांकि उसका नाम यूनान था। अभी भी बहुत सारे लोग यूनान की सभ्यता वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो जो ग्रीस वर्ड है तो वो वहीं से आना है। ठीक है। तो ग्रीस देश में इसका जो वहाँ का जो राजधानी था, वो राजधानी कौन सा था, एथेंस है। और इस राजधानी में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा बोली जाती थी, ग्रीक भाषा बोला जाता था। अब ग्रीक भाषा, आप समझ पा रहे हैं कि बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति वहां से क्यों हुआ, और इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे चल के कि अरस्तु का क्या योगदान है। ठीक है। अगला टर्म देखें कि बायोलॉजी को अगर हम क्लासिफिकेशन करें, जिसमें कि अरस्तु का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया। एक है हमारा जूलॉजी और दूसरा हमारा आता है बोटनी। अब यहां भी देखिएगा कि जू मतलब क्या होता है, जू मतलब क्या होगा आपका, जंतु। जू मतलब क्या होगा आपका, जंतु, यानी कि जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बोट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और बोटनी में बोट जो शब्द है यहाँ पे, वो भी ग्रीक का एक वर्ड है, बास्किन, उसी से बना है हमारा बोटनी। तो बोट का मतलब क्या होता है, चरना। तो बोट का मतलब चरना, पर आखिर वो क्या चरेगा, जानवर लोग क्या चरते हैं, घास, जिसका हम लोग मतलब क्या निकाल लिए, वनस्पति। यानी एक तरफ देखा जाए तो बोटनी का मतलब क्या निकाला जाएगा, बोटनी को क्या बोला जाएगा, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जंतु विज्ञान। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले बायोलॉजी किस वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोस। बायो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बायो शब्द से आया है बायो। तो बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन।
और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स को ही हम क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। यह शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रेविनस। याद रहेगा क्या नाम है इसका? लेमार्क और ट्रेविनस नाम है। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो इसके फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। और यूनान की राजधानी कहाँ थी? एथेंस। ठीक है। अब बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में करते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, यानी किसी भी चीज में जिसमें कि जीवन है हम उनको देखते हैं, चाहे वो जीवन किसी जंतु में हो चाहे वो किसी वनस्पति में हो, जीवन तो दोनों में होगा। यानी कि लाइफ की अगर बात करें तो दोनों में लाइफ दिखता है। तो जूलॉजी यानी कि एक तरफ हम लोग देखते हैं जंतुओं का लाइफ यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरे ही तरफ देखते हैं हम लोग वनस्पतियों का लाइफ देखें जिसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अब देखिए हम लोग जूलॉजी को जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए तो आपको पहले बता दिए कि हम लोग जूलॉजी जो ये किस भाषा का है? ग्रीक भाषा से है। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सब पूछा जाएगा आपसे कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों का कॉमन याद रखिएगा कि ये अरस्तु ही है। अब यहाँ पे जूलॉजी यानी क्या? प्राणी विज्ञान की बात जो करे, जीव विज्ञान। एक है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और एक हमारा क्या है? प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान का जो है जो दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि ये कौन है? अरस्तु। अब ये जूलॉजी बोटनी वगैरह जो भी आप लोग देखते हैं उसमें आप ये चीज समझिएगा कि इन सारी चीजों का हमारे पास जानकारी कैसे मिला। तो निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई तो किताब होगा ही होगा जो उस समय वो लिखे होंगे। तो अरस्तु ने एक बुक लिखा था उस समय, इसका नाम था हिस्टोरिका एनामिलियम। इस किताब के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि अरस्तु ने कौन सी किताब लिखा, यानी कि सबसे पहली बार अरस्तु ने जूलॉजी यानी कि जो विज्ञान के जो शाखा के अंतर्गत जैसे जीव विज्ञान को जो क्लासिफाइड किया गया था तो उसको उन्होंने किस प्रकार की किताबों में जिक्र किया है। और ये किताब केवल एक नॉर्मल किताब नहीं है, इस किताब में उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का विवरण किया उन्होंने। आप सोच के देखिए इनको जीव जंतुओं के प्रति कितना ज्यादा रुचि होगा। इन्होंने घूम घूम कर अलग अलग जा करके अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने स्टडी किया और फिर सभी जंतुओं के बारे में उन्होंने नाम लिखा। और ये ग्रीस के रहने वाले थे। सोच के देखिए कि वहां का माहौल उस जमाने में कितना ज्यादा साइंटिफिक माहौल था। तो अरस्तु जो किताब लिखा गया इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा है? हिस्टोरिका एनामिलियम। याद रखिएगा क्या नाम है इसका? हिस्टोरिका एनामिलियम। और ये किसने लिखा था? अरस्तु ने लिखा था। और लगभग इसमें 500 प्रकार के जंतुओं का आपको विवरण देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें बोटनी का, तो बोटनी भी हमारा जो है वो ग्रीक भाषा का ही था। और बोटनी जो शब्द आप जो BOT जो आप देख रहे हैं, बोटनी शब्द जो खास करके आप देख रहे हैं, वो बोटनी शब्द का मतलब ग्रीस में क्या था? हमारा बास्किन। और वहां पे बास्किन का मतलब होता है चरना। और चरने का मतलब आपको पहले ही बताया क्या चरेगा? घास। और घास का संबंध किससे है? वनस्पति से। तो वनस्पतियों के अध्ययन को हमने बोटनी कहा, यानी स्टडी ऑफ प्लांट। और फादर ऑफ बोटनी की बात करें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो इसका नाम है थियोफेस्टस। क्या बोलते हैं इसको? थियोफेस्टस। याद रखिएगा एक तरफ फादर ऑफ जूलॉजी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? अरस्तु। यानी कि फादर ऑफ यानी कि किनको जूलॉजी के जो जनक है वो कौन है? हमारा अरस्तु। और दूसरी तरफ बोटनी के जो जनक हैं यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो प्राणी विज्ञान के जनक की बात करें तो प्राणी विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे? अरस्तु कहलाएंगे। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? थियोफेस्टस है। क्या नाम है इनका? इसके ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम क्या है? थियोफेस्टस। याद रखिएगा थियोफेस्टस, आप बिल्कुल जहन में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफेस्टस। ठीक है। वैसे तो आपको बोलते बोलते हम खुद ही आपको याद करा देंगे, आपको वीडियोस देखने के बाद करीब करीब चीजें आपको याद रहेगी। तो जैसे हम बनाए हुए यहाँ पे बोर्ड पे, आप भी अपना जो कॉपी कलम निकालिए और उसको अपना आराम से लिखिए, शॉर्ट नोट्स आप भी बनाइए। ठीक है। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थे उस किताब का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरियम। क्या नाम है इसका? हिस्टोरिका प्लांटेरियम। अब देखिए ये जो किताब है इस किताब में उन्होंने 500 प्रकार के वनस्पति दिया। देखिए ऊपर हिस्टोरिका एनामिलम में अरस्तु ने क्या दिया? 500 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया। और वहीं पर थियोफेस्टस ने हिस्टोरिका प्लांटेरियम में जो क्या बताया था? ये 500 प्रकार के वनस्पति की चर्चा करते हैं। तो सोच के देखिए एक तरफ से थियोफेस्टस जिनको की पेड़ पौधे में बहुत ज्यादा रुचि है, तो दूसरे तरफ हम देखते हैं तो अरस्तु को प्राणी जगत में बहुत ज्यादा यानी कि जीव जंतुओं में बहुत ज्यादा रुचि है।
तो दोनों ही वैज्ञानिक अपने अपने जगह पे काफी अच्छे तरीके से विज्ञान को उन्होंने काफी बड़े स्तर पे योगदान दिया। ठीक है, अब जो आपके एग्जाम में एक और जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भैया बताओ फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन दिया था। देखिए बायोलॉजी के जनक जब भी पूछा जाएगा तो हम अरस्तु का नाम लेंगे, और बायोलॉजी के अलावा जब जूलॉजी का भी पूछा जाएगा, यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का ही जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है। और जो बोटनी है, बोटनी का जनक कौन है, थियोफिस्टस। लेकिन वहीं जब पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, यानी कि नए स्तर पर जीव विज्ञान को जो परिभाषित किया है, वो इनका नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम इनका, चार्ल्स डार्विन। और ये चार्ल्स डार्विन बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी फेमस हैं हमारे विज्ञान के। अगर दुनिया में देखा जाए तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को जिन्होंने नहीं पढ़ा, समझ लो वो विज्ञान पढ़ा ही नहीं पढ़ा। और काफी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग इन पे विवाद, क्योंकि इन्होंने जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो यानी कि इन्होंने जो डिफिनेशन दिया, कई बार लोग उन पे सवाल उठाते हैं कि यार ये जो कह रहा है वो बात सही नहीं है। खैर वो तो कंट्रोवर्सी का चीज़ है, वो चलते रहेगा। लेकिन हम लोग फिलहाल तो ये कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जो है उसके जो जनक हैं वो कौन है, चार्ल्स डार्विन है। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, वो किताब का नाम क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जो स्पीसीज है उनका ऑरिजिन कैसे होता है, वो कहाँ से आया, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पूरी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के उन पे जीव जंतुओं का जो बसावट है वो कैसे हुआ, ये हर चीज़ के बारे में इस किताब में डिटेल्स के रूप में लिखा गया। और इसी किताब के वजह से पूरा दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब इस किताब के वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी कमाई। लेकिन वो अभी देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। तो खैर कोई बात नहीं, कॉन्ट्रोवर्सी अपनी जगह पे है और हम लोग को तो एग्जाम निकालने से मतलब है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया, ये तो किताब है, उन्होंने किताब के बारे में। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो इन्होंने बताया कि दुनिया में जो इवोल्यूशन की शुरुआत हुई वो किस प्रकार से हुआ है, ये था हमारा चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी मतलब अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफिस्टस, और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अब हम लोग थोड़ा इधर देखते हैं, एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं, कैरोलस लिनियस, या इन्हीं को दूसरा नाम कार्ल लिनियस भी कहा जाता है। लिनियस थ्योरी एकदम पूछा जाता है एग्जाम में, लिनियस थ्योरी याद रखिएगा। इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में भी जो सूक्ष्मतम हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी को थोड़ा इन्होंने बहुत ही बारीक स्तर पर स्टडी किया बायोलॉजी में, यानी कि सेल के लेवल पे जब इन्होंने चीज़ों को देखा, इसलिए ये जो लिनियस है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने एक थ्योरी दिया, उसको कहते हैं बायनोमियल मेथड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जीव का वैज्ञानिक नाम दो भागों में होता है। किसी भी जीव का अगर आप उसका साइंटिफिक नाम देखेंगे तो साइंटिफिक नाम देख करके बता दोगे कि इसका जो है वंश क्या है और उसकी जाति क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। अब यहां पर जो आप देख रहे हो होमो और सेपियंस, होमो और सेपियंस जो है, होमो क्या चीज को बताता है, होमो बताता है वंश को कि वो किस वंश का है, और सेपियंस बताता है उसकी जाति क्या है। तो हम जिस जाति से, यानी कि जो इंसान है, जो मानव है, वो जिस जाति से बिलोंग करता है उसको कहते हैं सेपियंस। सेपियंस आप लोग को एक बहुत अच्छा किताब है, कभी मौका मिले तो सेपियंस एक बहुत अच्छी किताब है। वो आप आई थिंक इतनी मोटी सी, लगभग 300 या 400 पेज लगभग होगा। जब आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मानव की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई। बहुत ही अच्छा किताब है, कभी किसी किताब दुकान पे जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा, सेपियंस नाम से लिखा हुआ मिलेगा आपको। सेपियंस, सेपियंस का मतलब क्या होता है, जाति, यानी कि मानव की जो जाति है वो क्या है, सेपियंस। और होमो यानी कि हमारा क्या है, वंश। कभी कभी आपको इसी में होमो सेपियंस लीन देखने को मिलेगा, कभी कभी पूछ देगा कि इसमें होमो सेपियंस लीन क्या है, ये लीन क्या है। तो लीन दरअसल वो क्या है, लीन का जो वर्ड आप देख रहे हो ये यही लीनियस है, क्योंकि इन्होंने ही होमो सेपियंस को बतलाया कि जो मानव की जो वैज्ञानिक नाम है इन्होंने ही रखा कि होमो सेपियंस है। यानी कि होमो क्या है, वंश, और सेपियंस से क्या पता चलता है, उसकी जाति पता चलता है। और उसके बाद जो वर्ड आपको मिले इसका मतलब ये क्या है, ये किसी साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर, और हम उसको क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए
हम लोग ये देखने वाले हैं कि सजीवों के गुण क्या होते हैं। आखिर क्या ऐसा आधार है जो हम सजीव और निर्जीव को हम अलग करते हैं। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिस भी चीज़ में मूवमेंट हो, जिसके अंदर की रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हो, जिसमें कोई मोशन हो, उसको आप सजीव कहते थे। और जिसमें ये सब गुण नहीं होते थे उनको आप निर्जीव कहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आखिर सजीव होने के कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बारी बारी से, तो सबसे पहले सजीव होने के गुण में उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए कि सभी जीवों का अपना एक द्रव्य, यानी कि कोई भी चीज जो बनता है उसके अंदर क्या क्या होता है। लगभग आपका जीव द्रव्य की बात करें उसमें 90% वाटर होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है और 2% आपका जो है वो क्या होता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवों के यानी कि सजीवों के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यानी कोई भी अगर सजीव है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में पाया ही पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। जब हम आपको कोशिका के स्तर पे पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इस प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वहां पे हम ठीक से देखेंगे। यानी कि कोशिका जो पूरा जो बना होता है उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर होता है, कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 90% वाटर होता है एक सेल के अंदर। यानी कई कोशिकाओं को मिलने से ही तो हमारा क्या बनता है, कई सारे सेल को बनाते हैं तो टिश्यू बनता है। और उस टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे हमारा कंप्लीटली बॉडी बनता है। यानी कि कोशिका हमारे शरीर का या किसी प्लांट का भी अगर कहें, एनिमल या प्लांट किसी का भी सबसे मूलभूत इकाई होता है। तो कोशिका के स्तर पर आप देखिएगा तो किसी भी सजीव का जो कोशिका के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। उसी प्रोटोप्लाज्म में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जिसमें से कि 90% क्या होता है, वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और 2% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सजीव होने की जो दूसरा गुण है वो क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी कि वो कई सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। यानी कि ये कह सकते हो ये इनके अंदर कोशिकीय संरचना होता है। यानी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और वो कोशिका आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सेल दो तरह का होगा, जब आपको सेल डिवीजन बताएंगे तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। फिलहाल के लिए बस आप ये समझिए कि कोशिका एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। जैसे अमीबा वगैरह की अगर हम बात करें तो वो यूनिसेलुलर में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मल्टी सेलुलर की बात, जैसे कि जो हम लोग इंसान है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जितने भी हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सजीव होने का दूसरा लक्षण। तीसरे लक्षण की बात अगर करें, अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गए थे पहले कि ये भी पूछा जाता है आपसे कई बार विलियम रॉक्सबर्ग के बारे में, जो आपको बताना भी भूल गए थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछा जाता और हम मिस कर रहे थे, तो फिर इसको हमने आपको मेंशन कराना जरूरी समझा। तो फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं सजीवों के गुण पर। अब एक चीज और देखिए, सजीवों के अंदर एक और लक्षण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं उपापचय। अब देखिए एक और जो गुण आता है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, हालांकि ये छूट गया है ना, डेफिनेट लाइफ साइकिल के बारे में। सजीवों के गुण में एक और गुण आपको क्या देखने को मिलता है कि सजीवों का जन्म होगा, यानी कि उनका बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद उसमें ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने के बाद उनका डेथ होगा। यानी ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। जन्म के बाद वृद्धि होगा, वृद्धि के बाद फिर मृत्यु हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, सजीवों का लक्षण। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें से लिविंग थिंग्स में आप किस लिविंग थिंग्स की बात करें। अगर कोई प्लांट होगा तो उनका लाइफ साइकिल ज़्यादा होगा, कोई अगर एनिमल है तो उनका लाइफ साइकिल क्या हो, कम होगा। अब एनिमल में कई सारे एनिमल होता है जिनका कि जो लाइफ स्पैन है बहुत लंबा होता है। जैसे कछुए का, कछुआ लगभग 300 से 350 साल जीता है। तो बाकी जो इंसान होते हैं उनका तो कम से कम 4-5 जनरेशन चला जाएगा कम से कम उसमें। यानी एक कछुआ आपके कई सारे पूर्वजों को देख सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो इतना लंबा भी हो सकता है, किसी का लाइफ स्पेन छोटा भी हो सकता है और किसी का लाइफ स्पेन काफी बड़ा भी। कई सारे ऐसे जीव है जिनका लाइफ स्पेन बहुत है, जैसे मच्छर लोग का बहुत कम होता है और वही कछुए का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनको जो भी सजीव हैं उनको उनका अपना क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है जिससे उनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा समझते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई भी सजीव अगर होगा तो उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में एनी टाइम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है। कहा जाता है कि हम लोग एक सेकेंड में हमारे बॉडी में लगभग 3 लाख रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन की वजह से हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, कुछ मैसेज हमारे बॉडी के अंदर जाता है। छूते हैं, टच करते हैं तो हिट महसूस होता है। हालांकि उसके और भी रीजन हम समझेंगे, आपको जब तंत्रिका तंत्र बताएंगे तो आपको वहां पे बताएंगे, नर्वस सिस्टम जब बताएंगे तो। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे बॉडी जो पूरा बॉडी है
उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। और अगर आप इस बायोकेमिकल रिएक्शन को अगर समझना चाहेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कि मेटाबॉलिज्म भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उपचयन और दूसरे को कहते हैं अपचयन। उपचयन को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, और अपचयन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। देखिए दोस्त, ये जो आपको चीज जो बता रहे हैं इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, और क्योंकि किसी इनमें से कोई भी चीज आपका जो है पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण सजीवों में नहीं पाया जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और लगभग चारों आपको सिमिलर लगेगा, पर होगा उसमें कोई एक आंसर। अगर क्वेश्चन टफ बनाना चाहेगा तो आपसे ना बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ करके आपसे गलती करवा सकता है। इसलिए जब भी बायोलॉजी पढ़े या फिर कोई भी विषय पढ़े तो कोशिश करें कि उनकी गहराई, मतलब पूरा डेप्थ तक जाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप गहराई तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ आपको अधूरा सा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही दर्शाते हैं तो कुछ ही क्वेश्चन से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जितना सारा फैक्ट हो सकता है, जितना सारा कंसेप्ट हो सकता है, आपको हम एक एक फैक्ट और कंसेप्ट को सारा हम देते रहेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो सजीवों का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, जिसको कि उपापचय कहते हैं, उसमें आपका आ जाता है उपचयन, और एक होता है हमारा अपचयन। उपचयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, और अपचयन को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी उपचयन की वजह से सजीवों में वृद्धि होती है, और इसी अपचयन के वजह से सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया हो पाती है। तो देखो, श्वसन तो हमेशा चलते रहने वाला चीज है, यानी कि मेटाबॉलिज्म वाला जो गुण है, जो कैटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में लगातार होते रहता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई एनिमल है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वृद्धि कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है। तो देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी सिंपल कंपाउंड है, हमारा शरीर वो बायोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से वो क्या करेगा, सिंपल कंपाउंड को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और वही श्वसन की बात करें तो हमारे बॉडी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि उसको फिर शरीर हमारा धीरे धीरे पचाने की प्रक्रिया में चला जाता है, और वहाँ पे जितना ज़्यादा मात्रा में हमारा श्वसन की प्रक्रिया होगी, हमारा खाना उतना तेज़ी से पचेगा। जैसे अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि, तो देखिए जैसे हम लोग खाना वगैरह जो खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, पचाने की प्रक्रिया में श्वसन का बहुत रोल होता है। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो आपका सांस बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि हमारा शरीर में ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए हमारा जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करना चाहता है, और जिस वजह से हमारा जो सांस है वो तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगता है। और यकीन रखिए कि जितना तेजी से आप सांस लेने की प्रक्रिया करेंगे, खाना आपका उतना तेजी से पचेगा, यानी आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका बर्निंग उतना फास्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि खाना वाना खाओ तो थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, और नॉर्मली भी आपको एक्सरसाइज वगैरह अगर करते हो तो आपका जो बॉडी में जितना कैलोरी बनता है वो कैलोरी का बर्न होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कैलोरी आपका बर्न नहीं होगा तो वही आपको आने वाले समय में आपको फैट के रूप में दिखेगा, जैसे मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो जो कैलोरी है उसका बर्न करते रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या करता है हमारा एनाबॉलिज्म, क्या करता है हमारा, वो वृद्धि को निर्धारित करता है, जबकि अपचयन यानी कि कैटाबॉलिज्म क्या करता है, वो हमारे शरीर के श्वसन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसमें क्या होता है कि जो एनाबॉलिज्म, उसमें सिंपल कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जबकि जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिप्रोडक्शन, जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज माना जाता है सजीवों के गुण में। तो प्रजनन करने की क्षमता अगर है तो उसको हम सजीव कहते हैं। अगर किसी भी चीज में, कोई भी सजीव में अगर प्रजनन करने की क्षमता नहीं है तो हम उसको सजीव नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, प्रजनन करने की क्षमता में क्या होगा, कोई भी सजीव होगा तो किसी भी सजीवों के द्वारा अपने जैसे समान जीवों को जन्म देने की जो क्षमता हो, तो जैसा वो है उसी के जैसा उनका बेबी होगा, चाहे वो कोई पेड़ हो, पेड़ पौधा कोई भी हो, या फिर कोई एनिमल ही क्यों ना हो, ठीक उनका जो बेबीज आएगा उनके जैसा ही हूबहू आएगा, क्योंकि उस बेबी के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, सेम उसके जैसा होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज को सजीव कह सकते हैं। उसके अलावा किसी भी सजीव का एक और गुण है, वो हमारा क्या है, गति, मोशन होना चाहिए।
किसी भी चीज़ों में अगर गति, अब गति का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो सिर्फ उसी को गति कहते हैं। गति का मतलब जैसे कोई पेड़ पौधा है, उसमें भी मोशन है, वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि उनका मोशन बहुत स्लो है, पर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल स्थिर है, उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो भी उनके भी डाल या शाखाएं वगैरह क्या होती है, ग्रोथ होती है। उसके बाद देखें रिस्पॉन्सिवनेस यानी अनुक्रिया। सजीवों का एक सबसे खास लक्षण होता है कि वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डॉगीज वगैरह को आप इशारा करते हो, वो तुरंत दौड़ के आ जाता है। जैसे कोई छुई मुई का जो पौधा देखते हो, उसको जैसे छूते हो तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। सजीव देखिए लगातार ग्रोथ हो रहा है उसमें, ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो सजीवों में जो एक सबसे बड़ा लक्षण जो दिखता है वो क्या हमारा दिखता है, रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि उसके अंदर प्रजनन ये सॉरी क्या बोलते हैं अनुक्रियता की लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को क्या बोलते हैं, अनुकूलन। अब ये चीज़ देखिए, आपको जब आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी कभी पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे एडेप्टेशन वर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। अनुकूलन का मतलब होता है कि कोई भी जीव जंतु या पौधा कोई भी हो, अगर वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से अगर वो अपने आप को ढाल ले तो उसको कहते हैं अनुकूलन। अब देखिए ये ढालने की प्रक्रिया में आप देखे होंगे कि जब रेगिस्तान वगैरह के जो पेड़ पौधे, जो वहाँ पे तो पत्ती वगैरह होता नहीं है, जो कैक्टस वगैरह में जो कांटा दिखता है वो कांटा क्या है, वो कांटा दरअसल पहले पत्ता था। जब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम हो गया, पानी की बहुत कमी हो गया, वो पौधे वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के ड्राइनेस के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया और वही पत्ता कन्वर्ट होकर के कांटा बन गया, लेकिन वो अपने आप को सर्वाइव कर लिया। चाहे वो देखिए कोई भी पेड़ पौधा होता है, फिर इंसान भी होता है ना, उसके अंदर भी कई सारे डीएनए वगैरह के लेवल पे चेंजिंग आता है। जो जिस माहौल में रहेगा उनका डीएनए या क्रोमोसोम के स्तर पे वैसा ही एडेप्टेशन के गुण आ जाते हैं। तो सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलता है एडेप्टेशन। अगर किसी भी सजीव में अगर अनुकूलतम नहीं होगा, यानी कि अनुकूलता की बात अगर नहीं होगी, एडेप्टेशन नहीं होगा, तो वो वहाँ के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सजीवों का एक लक्षण होता है कि वो सर्वाइव कर लेता है। जैसे कई सारे जो जानवर वगैरह आप देखते होंगे, उनके शरीर पे बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि जो पोलर बियर वगैरह आप देखे होंगे। कई सारे जानवर जैसे भेड़ वगैरह को देख लो। अब देखिए ये सब जानवर जो भी होते हैं वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, और ठंडे प्रदेश में शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए वो जीव धीरे धीरे करके अपना शरीर का विकास करते चला गया। कई दर जनरेशन टू जनरेशन लगा होगा, हो सकता है हजारों साल लगा होगा। जो भेड़ को हम आज देख रहे हैं, हजारों साल लाखों साल पहले वो भेड़ वैसा नहीं होगा, और बाद में जाकर के उनके जो शरीर का विकास हुआ तो फिर वो हेयर वगैरह उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो जो जानवर जिस माहौल में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वो उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एक और लक्षण अंतिम जो हमारा देखता है कि सजीवों में ग्रोथ होता है, वो तो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं, आखिर प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग क्या देखा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर। तो ये जितने सारे गुण आपने देखा, तो क्या क्या देखा हमने कि सजीवों में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, कि जीव द्रव्य पाए जाते हैं, जिसमें कि 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 2% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको तेजी से रिकैप करते हैं हम लोग। उसके बाद सजीवों में क्या पाया जाता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कोशिकीय संरचना होता है। कोशिकीय संरचना में वो कोई भी जीव जो होता है वो कोशिका से बना होता है, चाहे वो कोशिका यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। उसके बाद क्या देखते हैं, डिफिनिट लाइफ साइकिल होता है सजीवों में। सजीवों में हमारा एक क्या होता है, डिफिनिट लाइफ साइकिल, यानी कि जन्म, वृद्धि और मृत्यु से उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद सजीवों में हम क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, यानी कि बॉडी के अंदर, उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसके वजह से जो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर के दूसरे मॉलिक्यूल में बन जाता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म में उपचयन और अपचयन दो प्रोसेस देखने को मिलता है। उपचयन किसी भी सजीवों में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्स माना जाता है, जबकि अपचयन के माध्यम से किसी भी चीजों में श्वसन की प्रक्रिया निर्धारित होती है। जिसमें वृद्धि में क्या होता है कि सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लेक्स कंपाउंड में, जबकि श्वसन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल कंपाउंड में जाता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, सभी सजीवों द्वारा अपने जैसे समान जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। साथ ही साथ किसी भी सजीवों में मोशन होती है, यानी कि उसमें गति होती है। रिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी कि वो रिस्पॉन्स करता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज एडेप्टेशन, यानी कि वो अपने क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। साथ ही उसके अंदर वृद्धि तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट और एनिमल में कैसे डिफरेंस। अभी हमने देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाए
तो आपको कई सारे पैरामीटर हमने बताया, ठीक है। अब इसका गुण देखते हैं, आखिर प्लांट और एनिमल को जो हम अलग करने वाले हैं, ये इसका गुण अलग है। इसमें कि आपको ग्रोथ देखते हैं, सबसे पहले वृद्धि। अब देखिए यहाँ जो प्लांट है, प्लांट में जो वृद्धि होता है वो जीवन के अंत तक होता है, यानी कि पेड़ जो है शुरुआत से लेकर के जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाए, पूरा बूढ़ा, मतलब कि पेड़, एक एक पेड़ को लगभग 300 350 साल, उससे भी ज़्यादा टाइम तक वो जीता है। और जब तक वो जीवित है लगातार उसमें ग्रोथ होते रहेगा। उसका जो तना है वो काफ़ी मोटा होते जाता है, उसका जड़ भी काफ़ी दूर तक फैलते जाता है। हमने देखा है बहुत सारे जो बरगद के पेड़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और जीवन के अंत तक इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। जबकि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल यानी कि एनिमल में एक निश्चित आयु तक ही ग्रोथ हो पाता है। इंसान का जैसे देखते हैं तो ग्रोथ, जो बॉडी ग्रोथ होता है एक एज तक होता है, लगभग लगभग देखा जाए तो 20 साल 25 साल या 30 साल तक अप्रोक्स आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि टीन एज में बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है, और उससे भी ज़्यादा फास्ट अगर देखते हैं वो बचपन में होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं टीन एज में थोड़ा सा उनका स्लो होता है, फिर धीरे धीरे बॉडी जब ग्रोथ करता है 30 तक आपका करीब करीब आपका बॉडी ग्रोथ होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो आपका जो बॉडी ग्रोथ होना कम हो जाएगा और बॉडी ढलान पे चला, यानी कि अब उसका बॉडी खत्म होने के कगार पे चला, यानी कि सेल डिवीजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि प्लांट में सेल डिवीजन ताउम्र होते रहता है, ठीक है। अब देखते हैं सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति देखा जाए तो प्लांट में तो होता है, और वहां पे वो सेलुलोज के रूप में होता है। यानी कि जो जो प्लांट होता है, प्लांट का जो आउटर लेयर होता है जिसको आप सेल वॉल कहते हैं, वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, ग्लूकोज कह रहे हैं, सेलुलोज कहते हैं, सॉरी, सेलुलोज कहते हैं उसको। सेलुलोज जो है वो किस चीज का बना होता है? यानी कि वो जो सेल वॉल है वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और फिर अगर देखा जाए हमारा जो एनिमल में, एनिमल का जो सेल होता है, सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनिमल में क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि प्लांट में जो आउटर लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सेल वॉल एनिमल में होता है, तो नहीं, सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल के जगह पे वहां पे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो प्लांट में तो न्यूट्रिशन कैसे होता है? वहां पे ऑटोट्रोपिक प्रोसेस से होता है। यानी कि इसको कहते हैं स्वपोषी। प्लांट अपना फूड जो है खुद ही तैयार करता है और उसको किसी पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। जबकि जो एनिमल होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि परजीवी होता है। और वो किस पे डिपेंड रहता है? वो होता है प्लांट पे डिपेंड होता है। प्लांट अपना फूड बनाएगा और फूड बनाने के बाद उसी फूड पे वो क्या करेगा? वो डिपेंड हो जाएगा। आपको जब हम फूड साइकिल बताएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि ये जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेसिंग है, जो यानी कि जो एनर्जी का जो लेवल जो ट्रांसफर होता है, यानी कि प्लांट के से लेकर के एनिमल तक जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से कम होते जाता है। तो जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट में होता है उसके तुलना में उसी प्लांट पे जो डिपेंड रहने वाले एनिमल है उसका मात्र 10% ही न्यूट्रिशन ले पाता है। वो जब आपको फूड साइकिल बताएंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल तो हम लोग ये समझते हैं कि जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रोपिक प्रोसेस को पूरा करता है, जबकि जो एनिमल होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक प्रोसेस को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कुछ प्लांट, जैसे कि जो फंगी वगैरह होते हैं, जो फंगस होते हैं, फंगी जो प्लांट होते हैं, जो वो क्या होते हैं, जैसे कुछ और भी प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रोपिक प्लांट होते हैं, जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड है। और कई सारे जो आप पेड़ वगैरह देखे होंगे उसमें लत्तड़ वगैरह बहुत सारा देखे होंगे कि एक पेड़ दूसरे के न्यूट्रिशन से काम चला रहा है, तो उसको कैसा प्लांट कहेंगे? परजीवी प्लांट कहेंगे। ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो फंगी और हेट्रोट्रोपस प्लांट का आप देख सकते हैं। कई सारा जो काई वगैरह देखते होंगे जो प्लांट के ऊपर जो जम जाता है, ठीक है। आपको याद होगा एक लाइकेन नाम का एक पौधा है जो प्लांट के ऊपर उगते हैं, जो ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है। पूछा जाएगा आपसे एक एग्जाम में कि जो लाइकेन जो पाया जाता है वो लाइकेन पाने का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी जगह पर अगर किसी प्लांट पर अगर आपको लाइकेन दिखता है, इसका मतलब है वहां का जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी अच्छा है,
तो पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण का सूचक के रूप में हम लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। पेड़ पौधे पे जो कजली जैसा जो पाया जाता है वही लाइकेन होता है। जहां वो पाया जाता है इसका मतलब है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफी अच्छा है, वहां पे पॉल्यूशन काफी कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज एनिमल तो कर नहीं पाएगा, हालांकि एनिमल में भी जो यूग्लिना है वो फोटोसिंथेसिस को पूरा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि अपना फूड तैयार करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब उस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वो कहाँ होता है, प्लांट का जो पत्ती होता है, पत्ती के पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, और उसके खुरदरे यानी कि जो छोटे छोटे जो पोरस जो छिद्र होते हैं उसको कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। उसी स्टोमेटा में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट ठीक रसोइये की तरह काम करता है। जैसे हमारा घर में रसोइया खाना पकाता है, वैसे ही ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो जड़ से हमारा जो वाटर लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो एटमॉस्फेयर से CO2 को वो एब्जॉर्ब करता है, और जो अपने जड़ के माध्यम से जो वाटर लेता है, इन दोनों को मिला के वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये जो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करने का काम है वो कौन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट करता है। हम लोग देखेंगे आगे चल के कि जो पिगमेंट भी कई टाइप का होता है, उस पिगमेंट की वजह से क्या होता है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से बना पाता है, और यही ग्लूकोज प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यही प्रोवाइड, देखिए अब जो प्लांट के पास जितना ग्लूकोज मिला, अब फिर इस प्लांट पे जो डिपेंड रहने वाले जो जानवर हैं, जो जितने सारे जो शाकाहारी जीव होते हैं, अब मान लीजिए ये अगर 10%, मान लीजिए अगर ये 100 यूनिट अगर ये एनर्जी ले पा रहा है, तो इस पे डिपेंड रहने वाले जो जीव होते हैं वो मात्र उसका 10% ही ले पाएगा। ठीक है, अब एनिमल का तो बता ही दिया कि वहां पे फोटोसिंथेसिस का तो कोई मामला ही नहीं होता है। ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में। ठीक है, उसके अलावा देखिए रसधानी, वैक्यूल। अब वो जो वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल का काम क्या होता है, वो आपका देखा जाए तो किसी भी कोशिका के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, जब आपको सेल स्ट्रक्चर बताएंगे वहां पर आपको वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा, रसधानी के बारे में डिटेल में बताएं। नाम से लग रहा है रसधानी, यानी कि किसी भी सेल के जो वाटर का जितना जो डिमांड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को वो कंजर्व करके रखता है। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं उसमें बड़ी एवं केंद्रीय रसधानी पाई जाती है, और जबकि जो एनिमल होते हैं वो छोटी छोटी रसधानी पाए, और यहाँ पे केंद्र के पास तो रसधानी होता भी नहीं है, जबकि ये जो रसधानी है प्लांट में मतलब कि केंद्र के पास होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम तो हमारा प्लांट में होता ही नहीं है, जबकि एनिमल में लाइसोसोम होता है। बताएंगे आपको लाइसोसोम के बारे में आगे चल के। ठीक है, लाइसोसोम के अलावा सेंट्रोसोम यानी कि तारक का है, वो भी हमारा प्लांट में नहीं होता है, जबकि ये केंद्र के पास होता है, और इसी के वजह से सेल डिवीजन कोई भी एनिमल हमारा कर पाता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम रिकैप्सुलेशन करते हैं, एक बार देखते हैं तेजी से। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे कि ग्रोथ। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ, अब प्लांट के अंदर ग्रोथ कब तक होगा, जीवन के अंत तक होगा, जबकि एनिमल के अंदर क्या होगा, ये एक निश्चित आयु तक ही हो पाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया, सेल वॉल के बारे में, यानी कि कोशिका भित्ति। प्लांट में सेल वॉल होगा जो कि सेलुलोज के रूप में दिखता है, जबकि एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। वहां पे सेल वॉल के जगह पे प्रोटेक्शन के रूप में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यानी कि जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन। तो पोषण के स्तर पर देखा जाए तो प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी कि वो स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, जबकि एनिमल क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है। वो परजीवी होने की वजह से वो किस पे डिपेंड होता है, ऑटोट्रोपिक, यानी कि प्लांट पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शन हम लोग देखे थे कि जो फंगी होते हैं और जो कुछ हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि जिनका की नेचर ऑटोट्रोपिक बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद देखिए हमारा फोटोसिंथेसिस का गुण, वो तो केवल और केवल किसमें हो सकता है, प्लांट में, क्योंकि प्लांट में जो लीव होते हैं उसके जो स्टोमेटा में जो पोर्स होते हैं वहां पे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, ठीक रसोइये का काम करता है, वो खाना पकाने का काम करता है। तो प्लांट जो CO2 लेता है और जो वाटर लेता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, जबकि ये सारा लक्षण आपको एनिमल में नहीं दिखता है, जबकि एक्सेप्शन के रूप में यूग्लिना में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल हमने देखा कि यहाँ पे बड़ी एवं केंद्रीय रसधानी होता है, जबकि एनिमल में क्या होता है, छोटी छोटी रसधानी होती है। जबकि लाइसोसोम की बात करें तो प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में होता है। जबकि सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम हमारा प्लांट में नहीं होता है, जबकि एनिमल में होता है और ये सेल डिवीजन के लिए हमारे लिए
रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग बायोलॉजी के आज के क्लास में फिलहाल इतना रखते हैं, फिर बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग वेट कीजिए, बायोलॉजी का बहुत जल्द आपका अगला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।